अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान आज ख़ुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में आपसे मुखातिब हैं। नेओ टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस वक्त आप बराह रास्त यूट्यूब और फेसबुक पर हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और हमारी तवक्को है कि हम आपसे अभी ये लिंक भी शेयर कर लेते हैं। कुछ ही देर में हमें लिंक भी मिल जाएगा और ये लिंक हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। मगर उम्मीद है कि जो नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो आज भरपूर अंदाज से हमारी आज की बराह रास्त ट्रांसमिशन को में शिरकत करेंगे और उनके जहनों में कोई सवाल हैं तो वो सवाल भी हम आपके साथ आपके उन सवालात का जवाब भी आपको ज़रूर देंगे। तो ये एक किस्म का हमारी तजर्बाती लाइव ट्रांसमिशन है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम व्यूअर्स के रियल टाइम के ऊपर हम जो हैं वो तमाम सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये लाइव लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा जो मैं अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से भी आप लोगों को बता सकूँगा। मगर आज की इस लाइव ट्रांसमिशन का जो मकसद है, जो बुनियादी मकसद वो यही है कि आज की जो बड़ी अहम ख़बरें हैं उनके हवाले से मैं मुख्तसरन कुछ आप लोगों को आगाह कर दूं। उसके बाद आपके जहनों में जो सवाल आते हैं उन सवालात के जवाब भी आपको उन रियल टाइम में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब भी देने की मैं कोशिश करूंगा। और ये लिंक मैं इस वक्त आपके साथ अगर शेयर करता चलूं, ये ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वक्त जो लिंक है वो मैं अपना शेयर कर देता हूं और इसी लिंक के ऊपर आके आप अपनी जो सवालात हैं जो आपके जहनों में आते हैं। मगर उससे पहले मैं मुख्तसरन ज़रूर कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन की जो बड़ी ख़बरें क्या हैं और जो बड़ी और अहम ख़बरें हैं उनके हवाले से आपके जहनों में जो सवाल आ रहे हैं तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये ट्विटर के ऊपर मैं मुख्तसरन ये अभी कुछ देर पहले ये मैं लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दिया है, इस पे भी आप आ सकते हैं। तो जनाब बात यह है कि आज की सबसे बड़ी ख़बर तो आपको पता है सबसे बड़ी ख़बर, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी क़ुव्वत के हवाले से ही होती है और पाकिस्तान की हुकूमत का जो तर्जुमान होता है, चाहे वो वज़ारत दाखिला हो, चाहे वो वज़ारत ख़ारजा हो, इवन के वज़ीर आज़म भी अगर आ जाए मीडिया पे तो शायद इतनी बड़ी ख़बर नहीं होती हम सहाफ़ियों के लिए। और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होती है वो पाकिस्तान में खुशकिस्मती से कहें या बदकिस्मती से कहें वो फ़ौज के तर्जमान की होती है और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल कोई सियासी बात नहीं होती तो वो भी पूरी तरह दुरुस्त बात नहीं है और अगर कहा जाए कि बिल्कुल ही वो सियासी बात होती है तो वो भी मुकम्मल तौर पे वो भी दुरुस्त बात नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात जो थी वो DGISPR की तरफ से बाकायदा तौर पे जो एक ऐलान अब किया गया है जिसमें साबिक़ ISI के सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयों के आगाज़ का ऐलान है और उसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान में जो जारी सूरत हाल थी उसके हवाले से भी भरपूर अंदाज से पाक फ़ौज का मौक़िफ़ दिया। और ये वो मामलात हैं बुनियादी तौर पे जो कि अगर अब शहबाज शरीफ साहब अगर इसके ऊपर बात करते या वज़ीर दिफ़ा बात करते तो शायद कोई भी उनको सीरियस ना लेता, मगर ये मामला बड़ा सीरियस है क्योंकि अब फ़ौज के एक बावरदी तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे इन चीज़ों का ऐलान किया है और बहुत सारी ये मालूमात ऐसी हैं जो शायद हमारी हुकूमत या किसी वज़ीर या वज़ीर आज़म के पास शायद पहुँच भी नहीं पाती। तो सबसे अहम बात जो आज की आई है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है अब वो फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का बाकायदा कोर्ट मार्शल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और उस कोर्ट मार्शल के आगाज़ से मुराद ये है कि अब जो पहले समरी ऑफ एविडेंस एक रिकॉर्ड की गई थी जिसमें उनके ऊपर जो टॉप सिटी के हवाले से इल्ज़ामात थे और उनकी बाद रिटायरमेंट कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी जिसके बारे में DGISPR ने कहा कि जो मेजर जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं वो उन गैर निसाबी या आर्मी एक्ट के अंदर जो
कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी में मुर्तकब पाए गए। उन सरगर्मियों की तफसीलात तो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी, मगर एक टॉप सिटी के हवाले से जो कार्रवाई हुई थी और बड़ा वाक़या था। टॉप सिटी के ऊपर उनके मालिकान के घर में एक रेड हुआ था जिसमें रेंजर्स के एहलकार भी शामिल थे, ISI के एहलकार भी शामिल थे और बज़ाहिर ये जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पे सारी कार्रवाई हुई थी, उसका जिक्र ज़रूर है। तो आज इस बात का मज़ीद एक किस्म का यकीन हो जाना चाहिए लोगों को कि न सिर्फ ये कि जनरल फैज़ हमीद के लिए कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े कोई भी दूसरे जो अगर लोग हैं जो उनकी एआनत करते रहे हैं। और इस हवाले से जो सवाल हुआ था फ़ौज के तर्जुमान से, उसका भी उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत कोई भी शख्स चाहे वो सिविलियन है या फ़ौजी, जो एक फ़ौजी अफसर या अहलकार को उकसाता है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत यानी कि फ़ौजी अदालत में उसका ट्रायल हो सकता है। तो ये आज उन्होंने एक दफ़ा फिर वाज़े किया। उन्होंने एक और सवाल किया गया था कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं मज़ीद जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही हैं, उसकी भी उन्होंने वाज़ेह तादाद नहीं बताई, मगर बाकायदा तौर पे फ़ौज के तर्जुमान पहले ही प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये कह चुके थे कि मज़ीद अफसरान को भी गिरफ़्तार किया गया है। अब ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने की जो अब बाकायदा ख़बर है, ये चंद दिन पहले ही आपने सुना होगा जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से इस अंदेशे का इज़हार किया गया था कि शायद उनको भी फ़ौजी हुक्काम के हवाले किया जा सकता है 9 मई के हमलों के इल्ज़ामात में। और उस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा एक रिट दरख्वास्त भी दायर की थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि उनको रोका जाए, फ़ौजी हुक्काम को और ख़ास तौर पे जो पंजाब की हुकूमत है उसको रोका जाए कि वो 9 मई के चंद दीगर मुल्ज़मान जो 102 से ज़ायद थे शुरू में, उनकी तरह इमरान खान को भी जो है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में फ़ौजी अदालत के हवाले न कर दें। तो ये इस दरख्वास्त जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर तो हो गई है, मगर इसके साथ ही ये बीच में कोई ब्रेक आई है। अच्छा, तो ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर अभी समाअत के लिए ये मुकर्रर तो नहीं हुई, मगर इस दरख्वास्त के का आना और उसके 2 दिन बाद अब फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक बार फिर इस अज़म का इआदा करना कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज से कार्रवाई होगी, ये बड़ी ही एक अहम बात है। तो ये तो एक अहम मामला था। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि कोई और भी जो सियासतदान हैं या सिविलियन हैं, अगर वो उनके साथ राब्ते में थे और वो किसी ऐसी सरगर्मी के हवाले से जिसमें वो कोई अपने ज़ाती या सियासी मफादात हासिल करना चाह रहे थे, तो फिर उनको भी जनरल फैज़ हमीद के साथ ही फ़ौजी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो उसके अलावा आज बलूचिस्तान के हवाले से भी फ़ौज के तर्जुमान ने कुछ बड़े वाज़े पैगामात दिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ तकरीबन 32,173 ऑपरेशन किए गए हैं। और उन्होंने इस बात का भी कहा है, इआदा किया है कि उन फ़ौज ये अच्छी तरह जानती है, उनको ये मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी पाया जाता है और ये जो एहसास महरूमी और रियासती जबर का जो तासुर है, फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इसको बैरूनी इमा पे मखसूस अनासर अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये दहशतगर्दों साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इसको इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की और अवामी फ़लाह बहबूद का जो जारी अमल है वो खौफ व हरास के ज़रिए मुतासर किया जा सके। और ये एक बड़ी ही एक मुश्किल सी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, न सिर्फ ये हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए बल्कि हमारे तज्ज़ियाकारों के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है, जिसमें एक तरफ तो फ़ौज के जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि एहसास महरूमी मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर, मगर दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इस एहसास महरूमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जो बैरूनी फ़ंड्स की मदद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से फ़ंड लेते हैं और इस तासुर को हवा देते हैं कि बलूचिस्तान में तरक्की नहीं हुई और एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। मगर दूसरी तरफ फ़ौज के तर्जुमान इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि जिन इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया जाता है
और वो इलाके जब सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाते हैं तो सिविल इंतज़ामिया बज़ाहिर इस काबिल ही नहीं है कि उन इलाकों को अपने कंट्रोल में तसलसल के साथ रख सके, और इसी वजह से बहुत से दहशतगर्द जो हैं वो वापस उन इलाकों में भी आ जाते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दहशतगर्दों से जब इलाके क्लियर करवा लिए जाते हैं तो सिविल इंतज़ामिया उन इलाकों में अपनी रिट कायम क्यों नहीं कर सकती, यानी पुलिस है या लेवीज़ हैं या दूसरी फोर्सेस हैं, तो सिविल इंतज़ामिया वहाँ पे अपनी रेट कायम क्यों नहीं कर सकती। और सिविल इंतज़ामिया की इस्तेदाद कार जो है या उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना किसकी ज़िम्मेदारी थी, या फिर पुलिस की या लेवीज़ की जो कैपेसिटी बनाना है वो किसकी ज़िम्मेदारी थी। तो अब कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं हम वो भी आपसे लेते हैं, मगर एक और ख़बर भी आपको बताते चलें। आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है, और वो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। और उसमें तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लक जो कराची यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट ने अपना एक फ़ैसला, जो तहरीरी फ़ैसला जो मीडिया में भी रिलीज़ किया गया था, उस फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है, यानी उस पर मज़ीद अमल दरामद नहीं होगा। मगर उस फ़ैसले के अंदर भी एक कैच है, वो फ़ैसला किस बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है, और क्या सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इस फ़ैसले के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी या बढ़ेंगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर पहले फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर कुछ सवालात आ रहे हैं, और हमारे सामने एक सवाल है फ़रहान खान साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के तर्जुमान के इदारे को इस कदर तसलसल से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं, क्या इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत, मईशत और नज़रियाती बहसों पर मुश्तमिल होकर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बन जाती? क्या ये सियासतदानों और पार्लियामेंट की नाकामी है कि इन फोरम्स की बजाय फ़ौज को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसे फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दों से इलाके खाली करा दिए जाते हैं तो वो इलाके सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाते हैं, तो सिविल इंतज़ामिया उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। तो मसला कुछ मेरे ख्याल में हमारे पूरे पाकिस्तान का यही है कि जिन मामलात पे सिविल इंतज़ामिया को बोलने के लिए कहा जाता है, तो फिर सिविल इंतज़ामिया जब उन मामलात को हैंडल नहीं कर सकती, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर फ़ौज के तर्जुमान को वो खला पुर करना पड़ता है। वो खला को जो पुर करना पड़ता है तो ऑब्वियसली अब ये सियासी मखलूक तो वो खला पुर करने से रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा कसूर सियासतदानों का तो है, सिविल इंतज़ामिया का तो है, सियासी जमातों का तो है, मगर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी कमज़ोरियाँ सियासतदानों या सियासी जमातों में या इवन के सिविल हुकूमतों में होती हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करना का काम जो है मैं नहीं समझता कि वो फ़ौज के इदारे का है। उसमें जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जो मीडिया है, जो अदालतें हैं, ये मिलजुल के हुकूमतों की और सिविल इंतज़ामिया और सिविल जो सियासतदान हैं उनकी कमज़ोरियों का खिलाफ पुर करती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बार बार की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक नुकसान और भी होता है, और वो नुकसान ये होता है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो फ़ौज कर रही है, और अगर इस तासर को ज़ाइल करना है हमने कि इस मुल्क को फ़ौज नहीं चला रही, तो फिर मेरे ख्याल में फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम से कम होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आया है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने एक और सवाल है, उमर खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जो DGSPR ने बयान दिया है कि हम किसी के तरफदार या मुखालिफ नहीं हैं, इस बयान में कितनी सदाकत है? देखें, सदाकत उतनी ही सदाकत है जितनी सदाकत इस बयान में है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस बात में है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट बालादस्त है, और फ़ौज के तर्जुमान के इस बयान में उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस दावे में है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ये हुकूमत भी जो है वो फार्म 45 के मुताबिक मुंतखब है। तो अब आप आगे ख़ुद सोच सकते हैं कि इस बयान में कितनी सदाकत है। मैं नहीं समझता कि अक्सरियत लोग इस बयान पे यकीन करेंगे कि जो फ़ौज का इदारा है वो किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में बात नहीं करता। मेरे ख्याल में ये पैगाम जो है वो ज़्यादातर अपने इदारे के लोगों के लिए ही ये एक पैगाम है, और ये हो सकता है फ़ौज ने अब डिसीजन ले लिया हो, जैसे एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा था कि हमने पिछले साल सियासत छोड़ दी थी। तो इस बयान के बाद हो सकता है आज के बाद अगर और कुछ नहीं
तो कम से कम फ़ौज के अंदर जो अहलकार हैं या जो लोग हैं उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब उन्होंने भी किसी का साथ नहीं देना। तो ये पैगाम ज़्यादा जो है मीडिया या सियासतदानों या ओपिनियन मेकर्स से ज़्यादा मैं समझता हूँ अपने इदारे के लिए है कि आज के बाद आपने किसी की तरफदारी नहीं करनी। और ज़ाहिर बात है माजी में भी बेचारे आम जो एहलकार हैं या लोग हैं उन्होंने क्या तरफदारी करनी होती है, ये फ़ैसले तो बड़े ऊपर के होते हैं और वो जब करते भी हैं तो किसी को बता के किसी सियासी जमात की तरफदारी तो वो वैसे भी नहीं करते हैं। तो ये एक बयान डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि इस बयान में पाकिस्तान की अगर 76 साल तारीख़ देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बयान पे यकीन करेगा। और डेफिनेटली इसमें मौजूदा फ़ौजी क़यादत का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी तारीख़ ही ऐसी है। तो अभी इसको 76 साल से जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये 76 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मेरे ख्याल में ये तासर ज़ायल नहीं होगा कि डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी पोजीशंस भी लेती रही हैं। तो इसके बाद ये भी एक सवाल आया है मेरे पास कि ये साइफ़र के हवाले से आया है और कहा गया है कि अरशद शरीफ साहब से ये पूछा था कि कहाँ से आया था। हालांकि मैंने अरशद शरीफ साहब से शायद साइफ़र के हवाले से कोई सवाल नहीं किया था। साइफ़र की स्टोरी तो बहुत वो बाद में मैच्योर हुई है। तो साइफ़र कहाँ से आया था, अब ये साइफ़र जो है इसके हवाले से बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। हमारे अपने सफ़ीर ने लिखा था और उस सफ़ीर ने जो लिखा था वो उसने बाद में साइफ़र के हवाले से अपना बयान भी ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करा दिया है। और अब वैसे भी साइफ़र का जो फ़ैसला था वो हाई कोर्ट की तरफ से वो फ़ैसला मुअत्तल हो गया है। तो कम से कम ये साइफ़र की जो कंट्रोवर्सी है मेरे ख्याल में वो कंट्रोवर्सी अब सेटल हो जानी चाहिए। तो आज की तीसरा जो एक अहम इशू है जिसके ऊपर मैं बात भी करना चाह रहा था, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाया गया था। पहले तो एक चीज़ हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, हमारा जो दानिश्वर तबका है, हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जहन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन ये है कि जब कोई डॉक्यूमेंट या जब कोई मालूमात मंजर आम पे आ जाए तो उसके जो हक़ाइक़ हैं डेफ़िनेटली उन हक़ाइक़ को या तो झुटलाया जा सकता है या फिर उन हक़ाइक़ की तस्दीक की जा सकती है। तो जो भी मालूमात या डॉक्यूमेंट्स अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं या वायरल किए गए हैं या फिर कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट हैं या फिर FIA की कोई रिपोर्ट है, उस हवाले से एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आईन पाकिस्तान है वो सबसे मुकद्दम है और आईन पाकिस्तान में एक फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है। फ़ायरवॉल जैसे हम सुनते हैं ना आजकल हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट के लिए फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है, तो इसी तरह आईन पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के गिर्द एक फ़ायरवॉल क्रिएट की गई है। आइन का आर्टिकल 209 है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी भी शख्स को, किसी भी सरकारी अहदेदार को, किसी भी सरकारी महकमे को, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, चाहे वो FIA है, ये अख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज की जो मामलात हैं उनमें तहकीक करें, उनमें प्रोब करें। और ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके बारे में किसी किस्म के जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की तहकीक करना कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, उसके सिंडिकेट का काम नहीं है और ना ही FIA का काम है। उन इल्ज़ामात की तहकीकात सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये तहफ़्फ़ुज़ बहुत से दूसरे ओहदेदारों को नहीं है, मगर एक और ओहदा ऐसा है कि जिस ओहदे के ख़िलाफ़ ना तो कोई फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है, और वो ओहदा है सदर पाकिस्तान का। आपको ये मालूम है कि सदर पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता भरे मजमे में किसी को कत्ल भी कर दें तो जब तक वो सदर हैं उस वक्त तक उनको कोई ना तो गिरफ़्तार कर सकता है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई FIR कट सकती है, ना सदर पाकिस्तान को हथकड़ी लग सकती है। और ये आईन पाकिस्तान में ये इम्यूनिटी दे दी गई है, ये इस्तिस्ना दे दी गया है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो सदर पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो SGS कोटेक्ना केस करप्शन के चलते रहे, जब वो सदर बन गए थे तो वो जो मुकदमात का जो ट्रायल था वह रुक गया था।
अब आप हैरान होंगे कि अगर किसी सदर ने भरे मजमे में किसी को गोली मार दी है तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, उसको क्यों नहीं सजाए मौत होती, उसको क्यों नहीं हथकड़ी लगती, क्यों मुकदमा नहीं चल सकता। ये एक पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है कि जो सरबराह होता है रियासत का, ये तसव्वुर किया जाता है कि वो कोई जुर्म नहीं कर सकता। पहले तो ये तसव्वुर किया जाता है और फिर अगर उससे कोई जुर्म हो भी जाए तो उसको तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जाता है कि अगर वो भी इंसान है, उससे अगर कोई जुर्म हो जाता है तो उसको सदारत के दौरान अगर यूँ जो सदर होते हैं उनको अरेस्ट करके जेलों में पुलिस डालना शुरू हो गई तो फिर मुल्क का जो ढांचा है वो उसमें तसलसल नहीं रहेगा और जो हुकूमत का ढांचा है, जो निज़ाम है, वो सारा तलपट हो जाएगा। तो एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो इसी तरह आइन के अंदर कुछ दूसरे तहफ़्फ़ुज़ भी हैं और उसमें दूसरा तहफ़्फ़ुज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जो जज है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी शिकायत है तो उसको ना तो कोई यूनिवर्सिटी उसकी तहकीकात कर सकती है, चे जाए कि उन तहकीकात को मंजरेआम पे लाया जाए, और ना ही कोई FIA या पुलिस उसके बारे में कोई तहकीकात कर सकती है, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई सरकारी अदारा तफ्तीश के लिए तलब कर सकता है। तो इसलिए ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे दानिश्वरों को भी और सहाफ़ियों को भी, कि अगर जितना भी हक़ाइक़ दुरुस्त हों, मिसाल के तौर पे अगर ये बात दुरुस्त भी है, अगर हम कुछ देर के लिए तस्लीम कर लें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसमें कुछ शकूक व शुबात हैं, तो भी आइन कहता है कि आप उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक शिकायत डाल सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है उस शिकायत पे कार्रवाई हो सकती है। और अगर आपने वो शिकायत न डाली और आपने सरकारी महकमों के ज़रिए, FIA, कराची यूनिवर्सिटी के ज़रिए उस जज के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा किया, तो फिर आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और हद तक इज़्ज़त की कार्रवाई, मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि आईन पाकिस्तान ने जज को तहफ़्फ़ुज़ दिया है किसी भी सरकारी महकमे की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई का। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग बड़े जो आमियाना किस्म की बात करते हैं। मैंने बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को देखा है कि जो बिल्कुल उनको ना अदालत का पता है, ना वो जजों का पता है, ना वो कमरा अदालत में आते हैं। वो आम आदमी के जहन में आए सवाल की बात तो ज़रूर करते हैं, मगर बतौर एक पढ़े लिखे सहाफ़ी और एंकर पर्सन उनकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि इस मुल्क में एक आइन भी है, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना भी तो हमारा काम है ना। आम आदमी को तो नहीं पता होगा कि जज के ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उनको बताना भी तो हमारा काम है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई वो इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सोशल मीडिया पे, एक तो उनका पर्सनल डाटा जो है पब्लिक किया गया और निजी मालूमात पब्लिक की गई, अगर वाकई वो उनका पर्सनल डाटा है तो। दूसरी बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त लाई गई और उस दरख्वास्त के अंदर ये कहा गया था कि कराची यूनिवर्सिटी के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बुलाए बगैर और सुने बगैर उनके डिग्री को गलत करार दे दे या मनसूख कर दे। तो हालांकि ये बुलाने का, जैसे मैंने पहले कहा, वो बुला भी नहीं सकते थे और तफ्तीश भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर हैरान कुन तौर पे अभी ये मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि इसमें जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने या तो चालाकी की है या फिर उन्होंने जनरली अपनी तौर पे सिंसियरली ये दरख्वास्त डाली है। मगर जो ऑर्डर आया है उसमें एक तो कराची यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। इस हद तक तो बात समझ आती है, दुरुस्त है कि वो नोटिफिकेशन वैसे ही मुअत्तल होना चाहिए, लेकिन जो वजह बताई है दो मुअज़्ज़ज़ जजों ने सिंध हाई कोर्ट के, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस अमजद अली सईतो, अब ये दो जजेस ने जो वजह बताई है वो ये नहीं है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है और कोई और सरकारी मुलाजम या सरकारी इदारा नहीं कर सकता। ये वजह नहीं लिखी इन दो मुअज़्ज़ज़ जजों ने। इन्होंने लिखा है कि चूँकि उनको सुना नहीं गया तो उनको सुने बगैर किया गया है, तो इसलिए गैर कानूनी है। मतलब ये है कि बाद में कराची यूनिवर्सिटी जो अगर दोबारा ये कार्रवाई करे तो उनको बुला भी सकती है, उनको सुन भी सकती है, हालांकि आइन के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है आर्जी तौर पे तो एक किस्म की रिलीफ महसूस होती है, मगर हकीकत यह है कि सिंध हाई कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं उनको इसमें आइन के आर्टिकल 209 को वजह बताना चाहिए था। आर्टिकल 209 का जिक्र है, मगर
वकला के दलाइल का हवाला देते हुए इस ऑर्डर में सिंध हाई कोर्ट ने जिक्र किया है कि 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड कर सकती है, मगर जो कराची यूनिवर्सिटी का जो फैसला है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसको मनसूख करने की जो वजह है वो उन्होंने आइन के आर्टिकल 209 नहीं बताई। और यही उसमें कैच है, और यही उसमें या तो सादगी कहें या फिर आप ये समझ लें कि बड़ा ही एक कैजुअल किस्म का ये ऑर्डर है। मेरे ख्याल में किसी भी आइनी अहदेदार को जो इस्तिस्ना हासिल है, उस आइन की इस्तिस्ना और आर्टिकल 209 का बुनियाद बना के कराची यूनिवर्सिटी के उस डिसीजन को ना सिर्फ मुअत्तल करना चाहिए था, बल्कि उस डिसीजन के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के अहदेदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। तो ये बहरहाल आर्जी तौर पे तो मुअत्तल कर दी हैं, लेकिन इससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे कराची यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला भी सकती हैं, उससे सवाल जवाब भी कर सकती हैं और उसकी डिग्री फिर मनसूख कर सकती है। इससे तासुर ये मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जिसने भी ये पटिशन दायर की है, या तो वो जो दरख्वास्त गुजार साहब हैं, एक इब्राहिम सैफुद्दीन हैं और ताहिर महमूद हैं, जो कि वकला हजरात हैं पटिशनर की तरफ से, उन्होंने या तो उनको समझ नहीं आई बात की, या फिर उन्होंने बड़ा सोच समझ के जो है सिंध हाई कोर्ट से ये फ़ैसला लिया है कि जज साहब को सुनना चाहिए था। मतलब कि ये ऑर्डर इसलिए गैर कानूनी नहीं है कि ये आइन के बरखिलाफ़ है, बल्कि इसलिए गैर कानूनी है कि जज साहब को बुलाया नहीं गया या सुना नहीं गया। तो ये एक बड़ी ही मैं समझता हूँ एक हैरानकुन सा ऑर्डर है। और फिर अब इसमें एक सवाल जो आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। जैन खालिद साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये गैर कानूनी एक्ट है जज साहब के ख़िलाफ़, तो जो जज है इस सूरत हाल में अपने दिफा में क्या कर सकता है। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। ये दिलचस्प इसलिए है कि आम तौर पे जो जजेस हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, आपने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं देना, आप सिर्फ अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं। तो जब मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के इस दौर में इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात जजों पे लग रहे हों, तो फिर जज बेचारा क्या करें। वो तो प्रेस रिलीज़ तो जारी करने से रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर नहीं सकता, वो टीवी पे इंटरव्यू तो दे नहीं सकता, तो फिर वो करे तो क्या करे, इतने संगीन इल्ज़ामात उस पर लग रहे हैं। तो उसमें इसीलिए जजेस को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि जजेस के ख़िलाफ़ आप बात ना करें, क्योंकि जजेस जो हैं मौजूदा कानूनी और आइनी फ्रेमवर्क के अंदर इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा एक डायकॉटमी है और ये डायलेमा है जजेस के लिए कि आइन और कानून के तहत वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना तकरीर, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना बयान, ना इंटरव्यू दे सकते हैं, ना ही तरदीद जारी कर सकते हैं। अब पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या सुप्रीम कोर्ट हो गई, अगर कोई बहुत संगीन इल्ज़ामात लगते हैं तो उसमें ये होता है कि वो हाई कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज़ आ जाती है। जैसे हमने देखा जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ आ गई जिसमें बताया गया कि वो गैर मुल्की शहरियत नहीं रखते, उनके बच्चे हैं, ग्रीन कार्ड हैं, लेकिन वो गैर मुल्की शहरियत नहीं होती। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से भी प्रेस रिलीज़ आ गई। तो ये भी एक नई रवायत है। तो जब अदालतें और जजेस हज़रात प्रेस रिलीज़ें देना शुरू हो जाएं, और फिर हमने देखा लास्ट टाइम याद है जब रावलपिंडी के कमिश्नर जो थे, साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो हैं वो इंतखाबात में जो है वो उन्होंने मिल के इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली की। उन इल्ज़ामात का भी कोई सबूत नहीं है, ना ही हम उनको ओन करते हैं। तो उसके जवाब में भी खुद चीफ जस्टिस बकलम खुद बनफ्स नफीस सुप्रीम कोर्ट की अहाते में उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू दिया कोर्ट रिपोर्टर्स को और कहा कि नहीं ये झूठा इल्ज़ाम है। अब ये भी एक नई रवायत है। तो जज करे तो क्या करे। अब ये बड़ा अच्छा सवाल किसने किया, तो जज क्या कर सकता है, इसीलिए कि जज कुछ नहीं कर सकता। आइन के अंदर 209 के में लिख दिया गया है कि कोई सरकारी अदारा या कोई शख्स इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अगर इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर तौहीन अदालत होगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि जज की डिग्री वाकई गलत है, सही है या गलत है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस के ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगा कि वो धांधली में मुलव्वस है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई इल्ज़ाम लगाना भी है तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीरी तौर पे जज के ख़िलाफ़ शिकायत दायर कर सकते हैं, मगर आप उस जज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कोई इस तरह के संगीन इल्ज़ामात
नहीं लगा सकते। बदकिस्मती से हमारी अदलिया को भी जो तहफ़्फ़ुज़ आइन में तनकीद से, हमारी फ़ौज को भी तहफ़्फ़ुज़ है। जब ये इदारे अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं तो फिर तनकीद भी होती है, और फिर उस तनकीद का वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते, या उस तनकीद के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज से इसलिए ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते कि उन्हें मालूम होता है कि जब ये मामला अदालत में आएगा या किसी कोर्ट में जाएगा तो फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाएगा, और वो ज़्यादातर वो हक़ाइक़ क्योंकि दुरुस्त होते हैं तो इसलिए फिर अदालतें भी जो हैं या जजेस भी उन इल्ज़ामात के ऊपर अक्सर जो है वो रद्द अमल नहीं देती। तो ये वजह है, और ये सवाल के पीछे ही सारा फ़लसफ़ा है कि क्यों जजों को एक ख़ास इस्तिस्ना हासिल है, क्यों जजों के गिर्द एक फायर वॉल, एक आग की दीवार खड़ी की गई है कि आप बराह रास्त उनके बारे में इस तरह खुल के बात नहीं कर सकते। ये और बात है कि जो मौजूदा सोशल मीडिया है वो इस हवाले से खुल के बात करता है। फिर अब ये सवाल आया कि जी इमरान खान की रिहाई कब तक देख इमरान खान की रिहाई जो है मेरे ख्याल में वो तो अदालती फ़ैसलों के नतीजे में ही होगी, और यहाँ पे एक केस के बाद दूसरा केस बन जाता है, और जिसमें ज़मानत मिल जाती है तो किसी दूसरे केस में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान जो हैं वो सिर्फ़ अदालती फ़ैसलों के ज़रिए रिहा हो सके, क्योंकि अगर फ़ैसले करना अदालत का अख्तियार है तो मेरे ख्याल में मुकद्दमात बनाना जो है वो हुकूमत का अख्तियार है, और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मुकद्दमात बनाने के पीछे खुद कभी कभी हुकूमत भी नहीं होती, कोई और ताकतवर इदारे भी होते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुकद्दमात बनाने वाली पुलिस है ये तो मुकदमे भी दायर कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है अब इमरान खान की रिहाई इतनी जल्दी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी किस्म की जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई प्रेशर अगर बिल्ड होता है तो फिर डेफिनेटली मुज़ाकरात की अगर राह हमवार होती है तो मुज़ाकरात के का रास्ता निकालने के लिए बुलडोज़र की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा ही संगलाख चट्टानों का मैदान है जिसमें से मुज़ाकरात का रास्ता निकलना है, और इन चट्टानों के मैदान में बड़े बड़े शावल्स चाहिए, बुलडोज़र चाहिए, सुरंगें निकालने वाली मशीनें चाहिए, और ये सारा सामान जो है हमारे मुल्क में सिर्फ़ एक ही इदारे के पास है जो बड़ी बड़ी शाहराहें बनाता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो चाहें तो ये रास्ते निकल सकते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी अगर शीरी फरहाद का तो आपने सुना होगा ना कि किस तरीके से वो तेसे के साथ दूध की नहर निकाली गई थी, तो वो फिर कोई ऐसा मजनू या ऐसे मजनू लोग हों कि जो ये नहरें भी निकाल दें और ये शाहराहें भी निकाल दें जिनसे गुज़र के मुज़ाकरात का रास्ता भी निकले। और मुज़ाकरात अगर होंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिशियन में होगी तो ही इमरान खान बाहर आएंगे, और ख़ास तौर पे ये वो उस वक्त इमरान खान बाहर आएंगे जब मुतल्लिका फ़रीक़ैन को ये यकीन हो जाएगा कि वो वापस आके ना तो इदारों के ख़िलाफ़ ना ही अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई करेंगे। अगर आज ये यकीन दहानी कहीं तरफ से भी आ जाए, और अगर लेट से कि इमरान खान ऐलान कर दे कि मैं माजी को भुलाता हूँ, क्लीन स्लेट, हम आगे की तरफ देखना है और अब मैं सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, सबसे बढ़ के ये कि मैं जो हूँ सियासतदानों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, और अगर एक जुमला वो ये कह दें आज कि मैं नवाज़ शरीफ से भी बात करने को तैयार हूँ, मैं हर पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार हूँ, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और फिर कोई बहाना नहीं बचेगा शहबाज शरीफ या उनसे। और अभी तक आप देखें कि नून लीग या हुक्मरान जमात जो है वो खुल के इस बात का एतराफ़ नहीं कर रही कि वो भी चाहते हैं कि इमरान खान उनसे मुज़ाकरात करे और वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि वो ये इमरान खान के मुँह से सुनना चाहते हैं कि मैं नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, तो वो एक किस्म का क्रेडिट भी लेना चाहते हो, क्योंकि जब इमरान खान कहेंगे कि मैं नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो अदम एतमाद को भी उनको भूलना पड़ेगा। 9 मई के बाद जो भी वाक़यात हुए, जो कुछ PTI के साथ हुआ, जो इलेक्शंस हुए जिस तरीके से हुए, उन सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा, और फिर उनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भी भूलना पड़ेगा, फॉर्म 47 को भी भूलना पड़ेगा, और एक नए आगाज़ करना पड़ेगा। और नया आगाज़ जो है वो नए इलेक्शन के ज़रिए नहीं बल्कि वो इसी पार्लियामेंट के ज़रिए होगा, और इस पार्लियामेंट के ज़रिए जो है जब तक ये मज़ीद 5 साल पूरे होंगे तो तब तक वैसे कुछ लोग भूल जाएंगे
और कुछ लोग वैसे ही जाएंगे, चले जाएंगे, तो मामलात, सियासी मामलात जो है शायद हमारे मुक़्तदर और ताकतवर हलकों के लिए मुस्बत हो जाए या मुनासिब हो जाए। तो इमरान खान की रिहाई जो है वो इतनी आसान नहीं है। और फिर ये कहा गया कि एक सवाल एक और आया है, IM अवैस जो हैं वो कहते हैं कि आप कहते थे कि नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ गलत हुई, तो वो सज़ाएँ कैसे गलत हुई? वैसे ये चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पनामा केसेस के दौरान हम लोग ही यहाँ बैठ के इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं, और फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि हमने उस वक्त नून लीग का साथ दिया। अब देखिए ये बड़ा ही एक एम्बैरेसिंग इल्ज़ाम है किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए जब उसे कहा जाए कि आप किसी सियासी जमात के साथ होते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है तो मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, जो अदालती रिपोर्टर होता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सियासी बयानियाँ बनाए। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो बाहर स्टूडियोज़ में बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ के जो है सियासी बयानियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि उसका सारा दिन, उसकी सारी ज़िंदगी वकीलों को, जजों को और कानून और आइन की किताबों को पढ़ पढ़ के गुजरती है और उनके हवाले सुन सुन के गुजरती है। आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में, आप बहुत सारे हमारे प्रोमिनेंट दोस्त हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो जब व्लॉग करते हैं तो वो ज़्यादातर वो कानून और आइन की बात करते हैं, वो सियासी जमातों की बात नहीं करते। वो हवाले देते हैं कि जजेस ने पहले ये फ़ैसला किया, आइन में ये है, कानून में ये है। तो जब नवाज़ शरीफ के केसेस चल रहे थे, पनामा केसेस से, बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमें भी ये महसूस हो रहा था कि उसमें ड्यू प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा था। उसमें सबसे अहम बात क्या थी? सबसे अहम बात ये थी कि जिस तरीके से उस वक्त के जजेस ने ये पनामा केसेस के ऊपर इमरान खान की जो पटिशन है उसको टेकअप किया, बड़े ही गैर मामूली तरीके से वो पटिशन्स टेकअप हुई, और फिर उसके अंदर जो जजेस ने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए और एक मीडिया ट्रायल किया गया शरीफ ख़ानदान का, और उस मीडिया ट्रायल को देखते हुए हम जैसे जो पुराने कोर्ट रिपोर्टर से हमें लग रहा था कि ये फ़ैसला तो आएगा, ये तो जो जजेस के रिमार्क्स हैं इनसे ही जो है नून लीग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो हो रहा था, वो नुकसान हुआ। जिस तरीके से साकिब निसार रिमार्क्स देते थे, जिस तरीके से जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जिस तरीके से वो सिसिलियन माफिया का इल्ज़ाम लगाने वाले जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं, जब ये जजेस ऑब्जर्वेशन देखते थे तो ये मीडिया ट्रायल ज़्यादा होता था। फिर उसके बाद जिस तरह JIT बनी, जिस तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए JIT के अरकान चुने गए, और फिर आपको पता है SCCP के जो हिजाजी साहब हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि मुझ पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दबाव था, और फिर जिस तरीके से वो JIT बनाने के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। और आपको पता है कि 2 जजेस ने JIT की भी मुखालफत की। उन्होंने कहा बगैर JIT के झटका प्रोग्राम करें, नवाज शरीफ को नायल करें, और वो थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद। यानी 2 जजेस 5 में से कह रहे हैं कि झटका फ़र्क कर दें जी, काफ़ी है, हमने सुन लिया, हमने खुद ही तहकीकात कर ली, हमने खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर ली, हमें सबूत भी मिल गई है, ट्रायल भी हो गया। 3 जजों ने कहा नहीं JIT बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे जी, ये वैसे ही है कि जैसे गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात है कि एक पुलिस वाला कहे कि यार इसको उठा के थाने ले जाते हैं और इसकी छितरोल करते हैं, दूसरा पुलिस वाला कहे नहीं छितरोल नहीं करते, अगर ये सच बता दे, अगर ये एतराफ़ कर ले जो उसने जुर्म नहीं भी किया तो फिर तो ठीक है, वरना फिर बाद में इसकी मतलब ये इस तरह की गेम डाली उन 5 जजों ने, पनामा बेंच ने। और बाद में फिर एक निगरान जज बैठा दिया गया। वो भी एक अजीब मजाक था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो JIT के ऊपर निगरान जज बन गई। और बाद में फिर जो वीडियोज़ आई अरशद मलिक की, जज की वीडियो के किस तरीके से उनको उनकी नंगी फिल्म दिखा के पुरानी कोई ब्लैकमेल किया गया, वो भी इंकशाफात हुए। और फिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जिस तरीके से उनको जनरल फैज़ मिलते रहे। और बात तो ये कहना कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, ये इस सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, इस पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी जो कोई जनरल फैज़ ने किया या जनरल बाजवा ने किया। ये नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं। आप देखें अलमिया देखें कि नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है, और कहते हैं मैं तो माफ़ करने को तैयार हूँ, और उन्होंने माफ़ कर भी दिया। अब यही तो अलमिया है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो बेसिकली 22 करोड़ आवाम के साथ हुआ। वो कौन होते हैं माफ़ करने वाले? तो आज देख लें, उन्होंने माफ़ भी कर दिया, भुला भी दिया,
अब वो दोबारा उनकी पार्टी इक़्तिदार में भी आ गई है। अब वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी अब लगाने से गुरेज़ा हैं, मजाक बना लिया उन्होंने अपना। तो मैं समझता हूँ ये कहना किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को कि भाई नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई और हम ये बात करते रहे, हम ये बात नहीं करते रहे। ये रोज़े रोशन की तरह आया है ये सारी चीज़ें, और बाद में वो चीज़ें सामने भी आई और साबित भी हुई कि जो कुछ पनामा केसेस में होता रहा वो न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी थी, बल्कि मैं समझता हूँ वो इस सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी थी। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों बराबर के मुजरम हैं। और आज अगर जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है तो मुझे हंसी आती है सुन के कि जनाब टॉप सिटी में उन्होंने कुछ कर दिया था बंदे भेज के, और फिर रिटायरमेंट के बाद जो है वो सियासी मफादात, और भाई रिटायरमेंट से पहले जो सियासी मफादात के लिए जो लोग काम करते रहे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो सकता। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये फ़ैसले भी अब फ़ौज के इदारे ने खुद करने हैं, एज इफ़ कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं, ना वज़ीर दफ़ा है, ना वजारत दफ़ा है, ना वफाकी हुकूमत है, ना प्राइम मिनिस्टर है। और इनको वफाकी हुकूमत को पता ही नहीं कि क्या इल्ज़ामात हैं। सारे अपने अपने इल्ज़ामात बना के अपनी अपनी जो सियासी कदूरतें हैं वो निकाल रहे हैं। फैज़ ने ये भी किया, फैज़ ने वो भी किया। बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार भी कि फैज़ ने मुझे ये कहा था, फ़लाज ने मेरे साथ ये किया था। भाई जो असल इल्ज़ामात हैं वो चार्जेस का हिस्सा ही नहीं है कोर्ट मार्शल का, जिसके ऊपर हम बैठ के बड़े वो कलाबाजियाँ छलांगे मार रहे हैं कि फैज़ बड़ा ज़ालिम था। तो आप पहले इस बात को तो यकीनी बनाएं कि जो असल जराइम है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, उन दोनों को कटहरे में होना चाहिए, उन दोनों के बारे में बात होनी चाहिए, उन दोनों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो बहरहाल जी ये अलमिया हमारा, ये बात सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की नहीं है। फिर एक और सवाल ये बना हुआ है कि तर्ज़ सहाफ़त पे मती साहब, आपके तर्ज़ सहाफ़त पे आपके नाक़दीन सवाल उठाते हैं कि बाज़ मरतबा सहाफ़ती ज़ाब्तों के बरअक्स सहाफ़ी से ज़्यादा एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ के मामले में तीसरी दुनिया में सहाफ़ियों का जो सहाफ़ियों को एक्टिविस्ट बनना पड़ता है, लेकिन क्या सहाफ़ी को एक्टिविस्ट बनना चाहिए? अब ये वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में बार बार आती भी है हमारे इस प्रोफेशन में, और कहा जाता है आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। एक्टिविस्ट जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, इसी तरह सियासत जो है वो कोई गाली नहीं है। सियासतदान भी सियासतदान भी अगर अच्छा सियासतदान है तो वो एक इबादत है, और एक्टिविस्ट होना भी जो है ना वो भी सिर्फ चंद लोग ही उसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एक्टिविज़म भी ज़रूरी है, सियासत भी ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसको गाली बना दिया गया है। हाँ, जो सहाफ़ी हैं उसको अपने आप को एक्टिविस्ट से दूर करना चाहिए। मगर क्या है कि जिस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की लम्हा बलहमा खिलाफ वर्जी हो रही हो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इतनी ज़्यादा ख़बरें हो रही हैं, तो वो जर्नलिस्ट हर उस खबर को जब वो कवर कर रहा होता है, हर रोज़ लापता अफराद के केसेस जब हाई कोर्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट का रिपोर्टर क्या करेगा कि आज तो मैंने नहीं करना वरना ऐसा लगेगा कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। नहीं, उसको हर रोज़ रिपोर्ट करना है हर लापता अफराद के केस का। तो ये तासुर ये मिलता है कि यार ये हर रोज़ आ जाता है। भाई हर रोज़ बंदे क्यों उठाए जा रहे हैं, हर रोज़ मुकदमे क्यों आ रहे हैं, हर रोज़ वो अदालती रिपोर्टर रिपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है एक्टिविस्ट होने का तासुर मिलता है। और फिर जो जर्नलिस्ट हैं, आप यकीन करें, जिससे एक डॉक्टर जो है इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में उसके सामने रोज़ कटी फटी बॉडीज़ आती हैं, उनको ऑपरेट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा जिटरी भी हो जाते हैं। डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं उनको स्पेशल लीव छुट्टी दी जाती है कि इतने घंटे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उनकी नफ्सियात पे असर पड़ता है। तो हम सहाफ़ी भी जब रोज़ाना की बुनियादों पे नाइंसाफ़ियाँ देखते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखते हैं, तो हम भी इतने जिटरी हो जाते हैं, अवाम भी जिटरी हो जाते हैं, और अवाम ये तवक्को करते हैं कि ये सहाफ़ी ये सवाल करे जो सवाल हर कोई नहीं करता। तो हम भी अवाम के जज्बात की इंसान होते हुए नुमाइंदगी करते हुए मुश्किल सवाल भी करने पड़ते हैं, सख्त सवाल भी करने पड़ते हैं, और कभी कभी तलखी भी हो जाती है, मगर फिर उन सवालों का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, वो भी हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग वो सवाल करते हैं, तो उससे तासर ये मिलता है कि एक्टिविस्ट है। बिल्कुल पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं समझता हूँ कि किसी सहाफ़ी के लिए एक्टिविस्ट होना जुर्म नहीं है,
मगर वो एक्टिविज़म किसी सियासी जमात के लिए नहीं होनी चाहिए, वो एक्टिविज़म ह्यूमन राइट्स के लिए होनी चाहिए। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि सियासी जमातें जो हैं उनके साथ उनके कंटेनरों पे खड़ के हाथ हिलाना और तकरीरें करना सहाफ़ियों का काम नहीं है। इस तरह की एक्टिविज़म नहीं होनी चाहिए। लेकिन कॉज के लिए आपसे फ्यूचर में भी इंटरेक्शन जारी रहेगी इंशाल्लाह। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज की इस लाइव ट्रांसमिशन का। अब तक के लिए इतना ही। मतीउल्लाह जान को नियो टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।